लर्निंग लाइसेंस क्या मतलब है? जाली लाइसेंस हो ना, जितना छोटे होने के बावजूद बड़ा बनने की कोशिश करोगी। अच्छा जनाब, देखिए मैं आपको कोड लिखवा समझा रहा हूँ, जो बात समझनी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको दो मेजर लाइब्रेरीज हैं जो इंपोर्ट करनी होंगी। तो उसमें से पहली लाइब्रेरी जो है वो है आपके पास पांडास की। इस वक्त पांडास में हमें जो ज़रूरत है पांडास की मेजर, वो ये ज़रूरत है कि इससे हम अपनी CSV फाइल जो डेटा सेट है वो रीड करेंगे, और रीड करने के बाद एक फ्रेम में इसको हम स्टोर कर लेंगे। पांडास का जो डेटा फ्रेम होता है वो बेसिकली, क्योंकि आपने डेटा साइंस तो पढ़ी नहीं, जब डेटा साइंस पढ़ेंगे तो हमें पांडास की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम सिर्फ मशीन लर्निंग के हद तक जो पांडास यूज़ करेंगे। तो पांडास को जब हम यूज़ करेंगे, ये तो इसका एलियासेस है, लेकिन जब हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे तो इसमें इसका डेटा, फिलहाल हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसके डेटा फ्रेम की यूज़ करेंगे। डेटा फ्रेम, DF लिख देता हूँ। डेटा फ्रेम बेसिकली पांडास का एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर यानी कंटेनर है जिसके अंदर डेटा आता है और बैठ जाता है, और इसके इस डेटा कंटेनर की बहुत सारे फंक्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरह से कहते हैं कि जब आप किसी डेटा को, जैसे एरे है, तो एरे में जब आप डेटा को रखते हैं तो एक स्ट्रक्चर में रख देते हैं ना डेटा को, और उसके बाद उसमें कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या है कि आप, हमारा जो नॉर्मल एरे होता है जो C# देता है, वो एरे में डायरेक्टली मीन निकालने की प्रॉपर्टी शायद ना देता हो, लेकिन इसका जो डेटा फ्रेम है बहुत पावरफुल है। आपका डेटा फ्रेम में डेटा आ गया, आप डायरेक्ट उसका मीन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, और मेरे ख्याल में कोई हज़ारों किस्म के ऑपरेशंस हैं जो डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर। इसलिए इज़ वेरी पावरफुल डेटा फ्रेम। आप रीड करेंगे, डेटा फ्रेम में डेटा आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप उसके बाद numpy एरे है। पाइथन में अपने पास एरे तो नहीं एग्जिस्ट करता, लिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो लिस्ट हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको एक फास्ट कंटीजियस डेटा रखना हो तो उसके लिए आप numpy का एरे यूज़ करते हैं। ये इसका एलियासेस है जो आप बाद में यूज़ करेंगे, डायरेक्ट numpy भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं इन दोनों को अभी नहीं समझा रहा। ये जब हम ग्राफ पे जाएंगे तो जब समझा दूंगा आपको। और उसके बाद आप यहाँ पर scikit learn की एक लाइब्रेरी से यानी पैकेज से आप मॉडल सिलेक्शन को जो है पिक कर लेंगे। मॉडल सिलेक्शन का काम क्या है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और मॉडल सिलेक्शन में आप क्या पिक करने जा रहे हैं, इसमें से इंपोर्ट कर लेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये जुमले से पता चल रहा है, ये इसके साथ ही है, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये इनिशियल आप लाइब्रेरीज में से ये चीज़ें इंपोर्ट करके ले आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको पिक कर लिया। यानी scikit learn की जो पैकेज है इसमें से आपने जो है वो ट्रेन टेस्ट जो है इंपोर्ट करके पिक कर लिया। इसके इंपोर्ट करने के और बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम यहाँ। उसके बाद आप लीनियर रिग्रेशन लगाना चाहते हैं। लीनियर रिग्रेशन में आपने कहा कि scikit learn की लाइब्रेरी से लीनियर मॉडल में से आपने इंपोर्ट कर लिया, यानी फ्रॉम scikit learn की लाइब्रेरी में से लीनियर मॉडल में से इंपोर्ट कर लिया लीनियर रिग्रेशन। ये जो लेसो और रिज है ये मैं आपको बताऊंगा आफ्टर रिग्रेशन कंप्यूटेशन। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर तसल्ली से हम इसको बात करेंगे, सिर्फ समझा दूंगा कि क्या होता है ये। तो इस वक्त हम लीनियर, तो इसका मतलब ये हो कि हमारी जो मेन जो हमारे पास लाइब्रेरीज को हमने यहाँ पे इंक्लूड कराया वो पांडास की है, numpy की है, scikit learn की इंपोर्ट में से हम यानी मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट मॉडल सिलेक्शन है, और लीनियर रिग्रेशन का मॉडल, ये हमने यहाँ से पिक कर। अब हम जब ये सारी चीज़ें पिक कर लेंगे, और ऑलमोस्ट ये हर दफ़ा करना पड़ेगा आपको, जितनी भी मशीन लर्निंग में आप टेस्टिंग एल्गोरिथम की वैलिडेशन की बात करेंगे, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और अभी हम ये लेसो और रिज भी लीनियर रिग्रेशन ही है, लेकिन इसकी मॉडिफाइड शक्ल है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से लीनियर रिग्रेशन की मॉडिफाइड शक्ल नज़र आ जाती है। वो क्या होता है इंशाल्लाह हम ये ज़ाहिर हम अगर इसी पर है तो ज़िंदगी भर लीनियर रिग्रेशन पढ़ते रहेंगे, तो मैं इसको बहुत थोड़े अरसे में किसी वक्त पढ़ा के बता दूंगा कि ये लेसो और रिच क्या होता है, वरना यूज़ करना तो कोई मुश्किल नहीं, थ्योरेटिकल समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे बढ़ें। अब देखिए जब सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली तो हम अगली लाइन में गए, और अगली लाइन में जो PD हमारे पास था, PD यानी PD का मतलब है पांडास की जो एलियासेस हमने बनाया था, यानी जो पावर हमने PD को दे दी थी पांडास की, इसका एक मेथड हमने कॉल किया कि PD का हमने
मेथड कॉल किया रीड CSV के नाम से। सर मुझे शादी में जाना है, अटेंडेंस लगा दीजिएगा प्लीज़, जल्दी बंद हो जाए अब। जी जी सही जाए आप। समरीन हाफिज़ा समरीन, आप अपने किसी दोस्त को बता दें काइंडली, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर अलाउ कर दूंगा तुम्हारे पास, किसी दोस्त को बता दें, इनको याद रखिएगा इनका अटेंडेंस लगाते वक्त। ठीक है, तो pd.readcsv boston_train, ये जो फाइल है ये करंट फोल्डर में है होनी चाहिए। अगर आपने पाथ नहीं दिया, पाथ देंगे तो फिर आप जो पाथ देंगे वहां से रीड कर लेगा। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में फाइल होती है, एक्सेल में ओपन हो जाती है। ये डेटा कहाँ से आया ये मैं आपको बता दूंगा, इस तरह के हज़ारों डेटा मैं आपको दे सकता हूँ। कैगल में भी हम डीलिंग करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारा मसला जो है वो समझ आएगा किस तरह हम उसकी रिजल्ट्स को निकालते हैं। उसके बाद का क्या स्टेप, ये सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी हम, सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये रीड मैं नहीं कर रहा अभी सारा, तो आप उसको बाद में कीजिएगा। अभी मैं सारा आपको सिर्फ ये रीड करा रही हूँ। मैं यहाँ तक के काम को आपको शो करता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि हम कुछ, अगर आपने पहले नहीं किया, पहले किया तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने किया उनके लिए तो बहुत आसान है। जिन लोगों ने पहले ये काम नहीं किया है उनके लिए मैं यहाँ पर इसको इस जगह पे लाके शो कर देता हूँ ताकि आपको, ठीक है। आइए हम पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं अपनी आँख से कि काम कैसे होता है, फिर मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कट पेस्ट कर लूँ, ठीक है, ये कट पेस्ट कर लेता हूँ और वहाँ पे जाकर लिख के समझा दूंगा आपको, ताकि आप ये देखिए यहाँ से कॉपी किया। अब मैं स्विच कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, और स्क्रीन स्विच होने जा रही है कहाँ पे, ये तो हम हैं अभी यहाँ पे, और मैं लेके जाना चाहता हूँ इस जगह। ठीक है, आपको नजर आ रही है ये जुपिटर नोटबुक? अगर नहीं आ रही तो मुझे बता दें। जुपिटर नोटबुक नजर आ रहा है? जी सर, एक आदमी बता दें जुपिटर नोटबुक नजर आ रहा है? टाइप कर दें जी। देखिए मैंने यहाँ पे इस जगह से लाइन नंबर 78 के बाद से लिखना शुरू किया, ये मैंने प्रिंट कर दिया, यानी पेस्ट कर दिया। इस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैं उसको इस वक्त यहाँ से हटा देता हूँ, यानी ये जो मैट प्लॉट है ये ग्राफ के लिए यूज़ होता है, अभी इस वक्त हम यहाँ पे नहीं चाहते, इसको यहाँ से हटा दिया। हमने ये तीन चीज़ें यहाँ पे रीड कर ली। रीड करने के बाद आपने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आपने लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर दिया। जब तक ये स्टार है इसका मतलब है ये जो स्टार इन के अंदर है इसका मतलब ये रीडिंग मोड में है, अभी ये इसको इनिशियलाइज कर रहा है। जैसे ही ये स्टार खत्म होगा ये रीडिंग मोड खत्म हो जाएगा इसका। इससे अभी हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, इससे सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन होगी, आउटपुट कोई नज़र नहीं आएगी। जब तक ये इनिशियलाइज कर रहा है हम अपने टेक्स्ट पे जाते हैं और एक और जो हमारे पास लाइन थी वो भी उठा के ले आते हैं यहाँ पे। और ये देखें यहाँ से इस लाइन नंबर 1 आज की आ गई है, आज की डेट की यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे इसको बोस्टन की फाइल, ये बोस्टन करंट फोल्डर में मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ये इंटर किया मैंने, ये बोस्टन की फाइल को रीड कर लिया। देखें pd.readcsv, ये एक डेटा फ्रेम बोस्टन ट्रेन के नाम से बना देगा। आप कोई भी नाम बना दें यहाँ पे, मैं इतना बड़ा इसको इतने लार्ज नेम के बजाय DF ऐसी आसानी के लिए करो, DF बोस्टन, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैंने। मैंने DF इसलिए लगाया, आसानी के लिए लगाया कि डेटा फ्रेम बनाए और उसका नाम जो है वो बोस्टन है। ये मैं दोबारा से रन करता हूँ, ये दोबारा इसके अंदर चला जाएगा। आपके सवालात आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। सर ये डेटा सेट कहाँ से, मैं आपको दे दूंगा। डेटा सेट तो बहुत दुनिया पड़े, अब जो डेटा सेट मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, ये आपका अवेलेबल होगा, हर चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, आप जरा देखें। अब आप कहेंगे कि इस डेटा सेट को मैं एक्सेल में खोलने के बजाय यहाँ ये कहलाता है डेटा फ्रेम। याद रखिएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। अगर आप कभी मौका लगे तो डेटा साइंस का कोर्स भी पढ़िएगा, ताकि आपको, अगर मैं अगले सेमेस्टर में ऑफर करूँ या आप अगर रहे हमारे साथ, तो ये आ गया आपके पास DF बोस्टन। आप देखो, अब देखें मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें शो करता हूँ। सबसे पहले ये शो करता हूँ कि इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से नाम से हैं। तो DF boston.info, इन्फो करूंगा तो आपको सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट नजर आ जाएंगे। सर ये कोड शेयर कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे यार, आपके लिए तो लिख रहा हूँ, बिल्कुल करेंगे, आपको सब चीज़ देंगे, ये कोड भी दूंगा, सब चीज़ दूंगा, ये फाइल भी दे दूंगा, सीखने के लिए दूंगा, कॉपी करने के लिए नहीं, ये ज़हन।
अच्छा जी, बोस्टन डॉट इन्फो लिखूंगा तो इसके अंदर जो डेटा सेट ये रीड हुआ है बोस्टन का, इसके सारे एट्रीब्यूट्स के नाम आ जाएंगे और क्या क्या चीज आ जाएंगी जरा देखें। ये देखें, ये सारा आ गया। क्या क्या आ गया कि इसके अंदर एक 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 जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है आईडी, उसके अंदर जो डेटा है वो है 333। कोई डेटा ऐसा नहीं है जो नल हो। नल का मतलब वहाँ पे कोई ऐसा डेटा हो जिसमें लिखा हुआ कुछ ना हो। इस तरह एक डेटा जिसका नाम है क्राइम, एक डेटा जिसका नाम है ZN। अब ये कैसे पता चलेगा ZN क्या होता है? ZN जब डेटा कॉपी करते हैं ना तो उसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ से मिल जाती है। तो इसी तरह एक है इंडेस, एक है कैस, एक है नॉक्स, रैन, ये शॉर्ट फॉर्म है। एज, डिस्ट, रेंट, टैक्स और इस तरह के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और टोटल 14 एट्रीब्यूट्स हैं, तकरीबन 14 एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। मैं इनमें से इनकी वैल्यूज भी शो करता हूँ। तो मैं लिखूंगा DF, देखें DF, ठीक है, BOTN डॉट हेड। हेड का मतलब होता है कि शुरू के 5 डेटा, इसमें कितने डेटा है? 333 डेटा है, वो शुरू के 5 डेटा दिखा देगा हमें। हेड का मतलब ये होता है। तो आप देखें इसके शुरू के 5 डेटा, इसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है, शुरू के 5 डेटा इसने हमें यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें पहला क्या था? आईडी, तो आईडी तो 1 2 3 4 चल रही। अच्छा, आईडी डुप्लीकेट हो गई। ये जो बोल्ड में आईडी लिखी हुई है ना, ये डेटा फ्रेम की अपनी आईडी है, यानी इंडेक्स है, और ये डेटा के अंदर भी बाय फोर्स दिया हुआ था, तो ये डुप्लीकेट हो गई। तो हम ये वाली आईडी को अभी डिलीट कर देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। डेटा फ्रेम की अपना इंडेक्स इनफ है। उसके बाद है क्राइम, ZN, ये कुछ डेटा मैंने यहाँ शो कर दिया। इसमें से ये ढूंढना कि हमारे पास डेटा कौन सा है और टारगेट क्लास कौन सी है, तो ये दिया हुआ होगा डिटेल में, यानी जो डिस्क्रिप्शन होगी ना डेटा सेट की उसमें दिया हुआ होगा। इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मिड वैल्यू है ये टारगेट क्लास है, और उसके अलावा जितना भी ये डेटा है ये सारा डेटा है। तो अब जरा बताइए कितने एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर? 1 2, अगर मैं इस आईडी को कट कर दूंगा किसी वक्त, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एट्रीब्यूट्स हैं। कुछ आइडिया हो रहा है कि इसका हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? इसका हाइपोथेसिस बनेगा एच थीटा, अगर सिंपल रिग्रेशन बना रहे हैं। रीच और लेसो में डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इसमें बना रहे हैं तो ये बनेगा थीटा नॉट, मैं लिखूंगा सारा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, थीटा 1 ऑफ x1। x1 कौन सा एट्रीब्यूट है? क्राइम का। थीटा 1 ऑफ x1 एंड प्लस थीटा 2 ऑफ x2। अब समझ में आ रहा है? ये बनेगा और इसी का थीटा हमें निकालना होगा, और ये चलता रहेगा इस तरह से। कहाँ तक जाएगा? थीटा 13 ऑफ 13 x13। ठीक है, 13 एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे थीटास कैलकुलेट करें, क्या कर सकते हैं हम? कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x वैल्यू, 8 तक जाएंगे। 8 तक क्यों जाएंगे ये समझ नहीं आया, चलो खैर आपकी बात को बाद में ले लूंगा हाशिर। ये बात समझ आ रही है? तो ये तो हो गई दूसरी बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं मेरे भाई कि इफ यू वांट्स टू सी मोर देन 5 वैल्यू, स्टैंडर्ड हेड में 5 वैल्यू नजर आती है, लेकिन अगर आप 10 देखना चाहते हैं तो यहाँ 10 दे दें तो आपको 10 वैल्यू नजर आ जाएगी। और अगर आप कुछ नहीं देखना चाहते, सारा देखना चाहते हैं, तो आप यूँ कर दें तो सारी वैल्यू नजर आ जाएगी 300, लेकिन वो शो नहीं करता, डॉट 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 लगा देता है, और ये 332 तक की पूरी वैल्यू दिखा देगा, 0 से लेकर 332। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज, तो ये ज़ाहिर हेड इज बेस्ट वे कि आपको कौन सा पूरा देखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 वैल्यूज कौन सी हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये वाला आईडी डिलीट करना है अपने पोस्टर से। देखें ये डेटा फ्रेम है, मैंने आपको जैसा भी समझाया आपको कि ये कंटेनर है, इसका नाम है DF। कंटेनर मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे मज़ा भी आता है कि बताऊँ कि ये क्या चीज़ है। इसके पास ये फैसिलिटी है कि ये डेटा को होल्ड किया हुआ है, नज़र ही आ रहा है, बड़ी तरतीब से डेटा होल्ड हुआ है कंटेनर में, DF, ठीक है, बोस्टन के अंदर। और इसके पास एक फैसिलिटी है कि इसमें से किसी भी कॉलम को अगर डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट हो जाएगा, किसी भी कॉलम को करना चाहते हो। इज नॉट डिफिकल्ट टास्क टू ड्रॉप। कैसे ड्रॉप करेंगे जरा देखिए, इंटरेस्टिंग बात। ड्रॉप ऐसे करेंगे कि आपको यहाँ पर लिखना होगा कि DFBOTN, ठीक है, डॉट ड्रॉप, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर उस फील्ड का नाम जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं। आप आईडी को ड्रॉप करना चाहते हैं, आप आईडी लिख दें। जब उसको आप ड्रॉप करेंगे तो आप ज़रा देखें कि यहाँ पर आपने एरर भी निकल जाएगा, हाँ सॉरी, ड्रॉप के बाद बताना होता है कि आपने इसको किस एक्सेस से करना है। तो आप कहेंगे एक्सेस इज इक्वल टू 1, यानी जब 1 लिखते हैं तो कॉलम को कहते हैं, तो आप कहेंगे कॉलम। अब देखें यहाँ पे आपने जैसे ही लिखा, मैं इसको मिटा देता हूँ कंटेनर को, देखिए क्या हुआ,
डीएफ बोस्टन ड्रॉप, और इस वाले कंटेनर के अंदर ड्रॉप करना है एक आईडी को, और एक्सेस 1 का मतलब है कि पूरे कॉलम को, वो एक कॉलम है और कॉलम, तो जैसे ही हमने ये लिखा तो देखेंगे नया, इसमें कहीं आईडी नजर आ रहा है, ऊपर आईडी नजर आ रहा था, अब आईडी नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं ड्रॉप करके दोबारा से बोस्टन को लिखूंगा और दोबारा हेड लूंगा तो मुझे दोबारा आईडी नजर आएगी। देखिए आईडी नजर आ रही, तो फिर इसने ड्रॉप किया था तो फिर दोबारा क्यों नजर आ रहा है? कंटेनर हमारा डीएफ बोस्टन ही है और हमने डीएफ बोस्टन से ही डिलीट किया था, लेकिन आईडी को डिलीट किया था और डिलीट हो गया था और हमें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने दोबारा से इसकी जब हेड लिया तो दोबारा नजर आया। तो देखो होता क्या है कि जब आप डिलीट करते हैं तो आप अगर यहाँ पर ये 2 पैरामीटर दे रहे हैं ड्रॉप को, तो वो डिलीट करके शो कर देता है, एक्चुअल कंटेनर में इंप्लीमेंट नहीं करता। अगर आप एक्चुअल कंटेनर में इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो वो इस डेटा सेट के अंदर आपको चेंज करके दे देगा। एक तरीका तो ये, और सुनते रहना क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा कुछ सवाल आ गए, मैं जरा उसको देख लेता हूँ। आईडी डिलीट कर दें, सीएसवी, देखो बात ये है कि हाशिर सीएसवी में जाके क्यों करें, हमें तो सारा काम यहाँ सीखना है ना, आप समझ नहीं रहे, सीएसवी में क्यों करें? सीएसवी में तो हम नहीं हैंडल। अच्छा सपोज करो सीएसवी की फाइल 8 GB की खुलेगी नहीं कंप्यूटर में, 5 GB की खुलेगी नहीं कंप्यूटर में, 2 GB की खुलेगी नहीं कंप्यूटर में। हाँ नहीं सीएसवी में नहीं, सॉरी आशिर, देखें डेटा हमने सीएसवी से उठा के मेमोरी में ले आए हम। और सुनना, अच्छा सवाल था, सही आशिर, हमने गौर से सुनिएगा, आशिर का सवाल ये है कि क्या सीएसवी में भी सीएसवी में चेंज नहीं होगा? ये हमारी सीएसवी फाइल है, ये हमारी सीएसवी फाइल, हमने इससे एक मेथड लगाया पीडी का, और पीडी के मेथड से हमने इसको बीओटीएन के अंदर स्टोर कर दिया है। तो अब इसका सीएसवी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ चेंजेस करने के बाद यू कैन स्टोर अगेन दिस न्यू फाइल, आप इस डेटा को एक नए फाइल में स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आपका सीएसवी अभी भी सेफ है बिल्कुल। जी जस्ट कंटेनर बिल्कुल ऐसा ही है, ओरिजिनल में नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रही है? जब व्हेनेवर यू विल क्लीन ऑल द थिंग्स, सारी चीजें क्लीन कर लो तो उसके बाद इसको दोबारा सेव कर लो, तो आप सेव कर सकते हैं। सेव करने की अपॉर्चुनिटी, सेव के मेथड, सेव फाइल नेम, बस वो सेव कर देगा। अच्छा जनाब, अभी तो मैं कंटेनर की बात कर रहा था, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इन प्लेस लिखूंगा तो इस वक्त करंट कंटेनर में आईडी को डिलीट कर देगा वो। अभी तो डिलीट शो किया, खाली डिलीट नहीं किया था, अब डिलीट भी कर देगा। मैंने इंटर किया, अच्छा जब इंटर किया ना तो जब आप इन प्लेस लिखते हैं ना तो वो शो नहीं करता। इन प्लेस में से आपने क्या, अब देखें, अब मैं हेड को कॉल करूंगा तो आपको आईडी नजर नहीं आएगी। देखिए आईडी नजर नहीं आ रही। अब आप लाख कोशिश कर लें, आईडी इसके अंदर से गई, हमने क्योंकि कहीं स्टोर भी नहीं कराया तो आईडी खत्म। तो इसलिए एहतियात करनी होती है, वरना फिर आपको दोबारा से यहाँ पे जाना पड़ेगा और दोबारा फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इनिशियल रीडिंग वाला कंटेनर है वो सेव रहे, तो आप इन प्लेस नहीं भी लिखें तो इसको किसी में टैम्प में स्टोर कर दें। जब टैम्प में स्टोर करेंगे, यानी मैं इसे बता रहा कि अभी लिखूंगा तो नहीं, इसे बता रहा, टैम्प में स्टोर करेंगे तो होगा क्या कि वो आईडी को ड्रॉप करके जो बच जाने वाली चीजें उसको टैब में कॉपी कर देगा। तो आपके पास डीएफ बोस्टन स्टिल सेव रहेगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, और नया डेटा फ्रेम बन जाएगा टैब के नाम से। लेकिन क्योंकि अभी हमने ऐसा नहीं किया है तो इस वक्त हमने आईडी को डिलीट कर दिया और हमने यहाँ पे लिखा है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब हमने हेड में देख भी लिया कि अब हमारे पास अगला टारगेट ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम से समझाया था कि जो हमारे पास कंप्लीट डेटा है, ये है कंप्लीट डेटा, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं सारे, और एक क्लास ऐसी है जो टारगेट क्लास है। हमारा सबसे पहला टास्क ये होता है कि हम टारगेट क्लास को अलग करें। देखिए मैंने आपको इसीलिए स्ट्रेस बता दी, तो हमारी टारगेट क्लास इस वक्त ये है, तो हमें इसको अलहदा करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको अलहदा करने के? बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल डिफरेंट मेथड। अच्छा यहाँ तक तो मेरे वहाँ से पढ़ाया है जो मेरे पास, अब इसकी आगे की बात कर रहा हूँ। अभी हम डेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम मशीन लर्निंग पे आए नहीं, वी आर प्लानिंग ऑन प्रिपरेशन द डेटा, कि भाई जब हम मशीन लर्निंग को दें तो उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने
मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने कहा कि मेरा एक x, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि x पार्ट अलग कर रहा हूँ और y पार्ट अलग कर रहा हूँ, टारगेट को अलग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा x बराबर होगा df डॉट ड्रॉप और सुनिएगा, और ड्रॉप के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ, और यहाँ पे सिंगल कोड में लिखते हैं MEDV। इसका मतलब ये होगा कि जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ड्रॉप का फंक्शन कॉल करो और MEDV को मिड ड्रॉप कर दो। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप हमेशा ये जरूर बताना कि एक्सेस कौन सा है। ये ड्रॉप कंफ्यूज होता है कि रॉ को करना है कॉलम को करना है, तो आप कहेंगे एक्सेस वन है, कॉलम करना है, इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। अच्छा देखो, ये ड्रॉप जो करेगा इसमें इन प्लेस तो मैंने लिखा नहीं, तो लिहाजा एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो ड्रॉप करने की बाद जो डेटा बचेगा उसको एक्स में स्टोर कर देगा ये। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि ये करेगा क्या। तो मैंने इसको चलाया, देखिए एक्स में डेटा कोई एरर नहीं आया। अगर मैं एक्स को मैं रन करता हूँ, एक्स डॉट हेड करता हूँ, एक्स डॉट हेड करूँ, तो अब आपको नजर आएगा, अरे क्या यार, एक्स डॉट हेड करूँ तो आपको नजर आएगा कि इसमें मिड वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये टारगेट वैल्यू हमने इसको एज्यूम किया हुआ। तो आप जरा देखें, आपको नजर आ गई है, इसमें से देखें एक्स के अंदर जो डेटा फ्रेम बना है इसमें मिड वैल्यू नहीं है, और ये टारगेट हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो हमने इसका एक्स अलहदा कर लिया, कलर चेंज कर देता हूँ, हमने इसका एक्स अलहदा कर लिया। अब हमें इसी बोस्टन में कोई चेंज नहीं आया, इसमें से मिड को अलहदा कर लेते हैं, ये मिड वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को इसमें से निकाल के वाई में स्टोर कर लेते हैं। तो y में स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे y विच इज इक्वल टू DFBOTN। अब ड्रॉप नहीं कर रहे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज बोस्टन के अंदर जो हमारे पास एक मिड वैल्यू है, इसको उठाओ और y को दे दो, सिर्फ इस वाले कॉलम। अब ये मैंने क्या किया, जैसे एरे कॉल करते हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम है और मैं इसका ये बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ इसका, कि ये एक कॉलम है, इस कॉलम को उठा के y को दे दो। चेक करते हैं क्या एरर देता है या कर देता है, कर दिया। तो y को अगर मैं यहाँ पे हेड के तौर पे प्रिंट करूँ तो सिर्फ एक कॉलम आएगा और वो मिड वैल्यू, लेकिन ये आ गया, ये आपके पास y प्रिंट हो गई, इसकी 0। अच्छा, ये करस्पॉन्डिंग होता है, मैं इसको मिटा के आपको समझाने की बात करूँ तो समझाऊंगा। तो होता ये है कि जैसे अगर ऊपर देखें तो आपको नजर आ रहा है ना कि इस पूरे एट्रीब्यूट का टारगेट वैल्यू जो थी वो 24 थी। तो इसी तरह होगा कि इस पूरे एट्रीब्यूट की टारगेट वैल्यू, पहले वाले की टारगेट वैल्यू 24 ही होगी, लेकिन वो अलहदा कर दिया हमने, बस ये जहन में, उसको हमने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। अब आपके पास जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि आपके पास इस तरह के दो डेटाज आ गए, एक में एक्स आ गया और एक में सिंगल टारगेट वैल्यू। अब आपको इसमें से रैंडमली पिक करना है और दो हिस्सों में इसको ब्रेक कर देना है। रैंडमली पिक करने का मतलब ये है कि आप टेस्ट को अलग करेंगे, ये वाला पार्ट अलग करेंगे और 30% टेस्ट डेटा अलग कर देंगे यहाँ से, लेकिन वो रैंडम होगा। तो इसके लिए आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड कॉल करेंगे और उसके थ्रू आप ये सारा काम कर रहे हो। मैं वहाँ से कट करके ले आता हूँ उसको, ताकि कोई एरर के चांसेस ना रहे, आपको यहाँ ला के समझा दूंगा। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं अभी इस तरफ आता हूँ, ये मैं यहाँ पे उठा के ले आया। ठीक है, ये आपके पास, अब देखिए मैं पहले तो फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा था ना ट्रेन टेस्ट, ये देखिए हमने यहाँ पर शुरू में यहाँ पर एक सेकंड लर्न की मॉडल में से, सिलेक्शन मॉडल में से ट्रेन टेस्ट को इंपोर्ट कर लिया था, इस क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसको हमने इंपोर्ट जब हमने यहाँ पे किया तो इंपोर्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ पे रन किया। रन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। रन ऐसे करेंगे कि इसको आप ट्रेन एक्स का डेटा देंगे पूरा, जो पूरा हमारे पास कंप्लीट था। यानी अगर मैं कहूँ तो कंट्रोल जी करूँ, कंट्रोल जी इसको कर दे रहा है, यानी हम इसको पूरा x देंगे और पूरा y देंगे इसको। तो x दी, अच्छा y मैंने कैपिटल लिया तो कैपिटल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और मैं यहाँ पे इसको y को कैपिटल, ठीक है, कैपिटल x कैपिटल y, क्लियर होगी बात ये। था उसके बाद हमने यहाँ पर कैपिटल x कैपिटल y, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो टेस्ट साइज दिया है ना, ये परसेंटेज दिया, कितना टेस्ट साइज आप पिक करना चाहते हैं। मैंने कहा 30% पिक कर लो, 30% जो है वो पिक कर लो। इसका मतलब है रैंडमली 30% पिक करेगा ये, रैंडमली। हमने तो एक साइड पे दिखा देते हैं, और उसके बाद आउटपुट क्या देगा, देख हमें नजर आ रहा है 4 आउटपुट आना चाहिए, 1 2 3 4, 4 आउटपुट आने चाहिए।
तो देखिए 4 आउटपुट दिए, लेकिन इसकी तरतीब याद रखना, 4 आउटपुट की तरतीब क्या है। 4 आउटपुट की तरतीब ये है, 4 आउटपुट्स जो आएंगे उसमें से पहला जो है वो एक्स ट्रेन होगा, यानी ये वाला होगा। दूसरा जो है वो होगा एक्स टेस्ट होगा, ये वाला एक्स टेस्ट, यानी पहले जो हिस्सा बनेगा वो इसका आएगा आउटपुट में, फिर ये आएगा, फिर वाई ट्रेन आएगा और फिर वाई टेस्ट आएगा। ये 4 वैल्यूज आपको सीक्वेंस में आउटपुट मिलती हैं। वेरिएबल के नाम आपको, ये वेरिएबल्स हैं, इसके नाम कुछ भी रख दो, आउटपुट इसी तरह से आपको मिलेगा। आपने मेथड कॉल किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल करा आपने तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, और 30% आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो ऑलमोस्ट 333 डेटा का 30% जो है वो 31 डेटा होगा तकरीबन। हमारे पास 333 डेटा था ना, हमें कैसे पता चला, ये रहा। तो 333 का 30%, तो मेरा ख्याल है 31-32 डेटा ही बनेगा। चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने इंटर किया, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। मैं आपको यहाँ शो कर सकता हूँ कि आपके डेटा किन किन इंडेक्स से उठे हैं, किस तरह से, x_train, ठीक है, डॉट हेड। अगर ये हेड चला देता है तो देखिए यार, आपको मैंने सारे नहीं चलाए, सिर्फ पांच डेटा उठाया। आपको नजर आ रहा है कि इसने रैंडमली पहला डेटा 298 इंडेक्स उठाया, दूसरा डेटा 60 इंडेक्स उठाया, तीसरा डेटा 252 इंडेक्स उठाया, चौथा डेटा 9, और इस तरह से इसने डिफरेंट इंडेक्स से डेटा उठा लिया। ये बात क्लियर है। और इसका जो साइज है, यानी इसमें कितना डेटा आया होगा, तो वो आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स टेस्ट में कर लेता हूँ, ये बात यहाँ से हटाता हूँ और कहता हूँ टेस्ट में जाओ और इसका साइज ले आओ। साइज का मतलब होता है कि इसका साइज कितना है। तो देखिए साइज कितना आ रहा है, ये एक्स टेस्ट डॉट साइज, साइज नहीं सॉरी, साइज है, देखिए शेप देखिए आप कितना डेटा आ रहा है। इस शेप में 30%, सॉरी 3% नहीं 30%, तो 300 डेटा इसने रॉ में उठाया, और कॉलम इसके अभी 13 ही है, यानी मैं गलत कह गया था, यानी टेस्ट डेटा में 30% ले रहे हैं ना, तो ज़ाहिर तकरीबन 100 ही आएगा इसका। तो 100 इसने डेटा टेस्ट के लिए उठाया। तो ट्रेन में कितना रखा हुआ होगा डेटा, यानी जो हमारे पास है, तो वो 233 डेटा वहाँ पे मौजूद है। तो ये आपके पास इसकी कटिंग हो गई, जो मैं बार बार और ये बार बार समझाना ना पड़े मुझे, ये मैं समझा चुका हूँ पहले। तो ये आपके पास पहले 2 हिस्से किए, फिर इसके आपने 4 हिस्से किए। 4 हिस्से हम शो ऐसे करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में रैंडम होता है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपने डेटा को, अब हमारा अगला टास्क क्या है कि हम अपनी ट्रेनिंग के लिए मॉडल को, जो मॉडल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, वो तैयार करें और डेटा दें। क्या देते हैं, डेटा और आउटपुट। तो क्या चीज़ देंगे, ये और ये देंगे। तो ये दोनों हम इसको पास करते हैं। ये दोनों कैसे पास करेंगे, आइए। अच्छा पहले बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बोर तो नहीं हो रही सर? ये रिपीट कर दें, लेकिन ये टारगेट को सेव कर लें सर, लेकिन टारगेट को सेव तो किसी को भी कर सकते हैं। मुझे दोबारा सवाल पूछना तो मैं समझ में आ जाएगा। ये जो आपने 8:31 पूछा था, मैं पूछ रहा कि सर लेकिन टारगेट को सेव कर लें। टारगेट सेफ ही है हमारे पास, टारगेट जो है वो वाई टेस्ट में सेव है, हम अभी इस्तेमाल कर लेंगे, ये कहीं नहीं जा रहा। सर ये रिपीट करें। शेप का मतलब होता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात, पहले तो ये देखें कि मैं एक्स टेस्ट को अगर मैं हेड करता हूँ, तो हेड करने से क्या पता चलेगा, ये डेटा आ रहा है ना, हेड किया मैंने तो ये डेटा आ रहा है। तो ये डेटा में इसकी रोज कितनी पिक हुई, ये सवाल है, कितनी रोज है इसकी और कितने कॉलम है। कॉलम तो 13 है ना बेटा, कॉलम कितने, 13 है। रोज कितनी आएंगी ये चेक कर रहा था। शेप आपको इसका डायमेंशन बता देता है। तो एक्स टेस्ट डॉट शेप, ठीक है। तो शेप मैंने किया तो बता दिया इसने, एक्स शेप का डायमेंशन है 100/13। वाई टेस्ट जो होगा ना, वाई टेस्ट, अगर उसका शेप लेता हूं मैं, वाई टेस्ट वो होगा 100/1 वाई टेस्ट डॉट शेप, क्योंकि दोनों का साइज रॉ वाइज तो सेम होगा, लेकिन देखें क्या लिखा हुआ है 100। अच्छा ये 1 को शो नहीं करता, कभी भी शो नहीं करता पैटर्न। तो 100/1, जब कुछ नहीं आ रहा इसका मतलब 1 है। तो ये बेसिकली, क्योंकि एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो है ये सेम साइज के होंगे, और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो है ये सेम साइज के होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास, अब मेरा ख्याल समझ आ गया, आंसर में देख लेते हैं। ओके सर, अब आइए अगला टारगेट क्या है। हमने 4 हिस्से बना लिए। अब हम अपने मॉडल के थ्रू, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू, मैंने इक्वेशन थोड़ी देर पहले लिखी थी, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम अपना मॉडल तैयार कर लेते हैं। मॉडल तैयार करने का मतलब है इक्वेशन हासिल कर लेते हैं,
थीटास निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्ट निकालेंगे तो मैं वहां से इसको कट करके ले आता हूँ और आप खाली इसको देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। ये देखो मॉडल कैसे बनाते हैं, हम लीनियर रिग्रेशन को पहले ही इंपोर्ट कर चुके हैं यहाँ पे, अब सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। तो हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट बना लिया, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल के नाम से। जरूरी नहीं है मॉडल के नाम से बनाए, आप अपने नाम से बना लें, ऑब्जेक्ट तो किसी नाम से बना सकते हैं। तो ये जब बनाएंगे मॉडल तो ये मेमोरी में एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मॉडल को फिट करेंगे। मॉडल का एक मेथड है जिसका नाम है फिट। फिट का मतलब होता है कि अब आप मॉडल की प्रिपरेशन करें। तो ये 2 लाइनें लिखेंगे खाली आप। अब आप जरा देखें पास क्या किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉडल आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मॉडल में आपने फिट का मेथड लगा के क्या पैरामीटर पास किए, एक्स ट्रेन। एक्स ट्रेन देख लें, एक्स ट्रेन जो अगर डायग्राम से समझाऊं तब भी आसान, और अगर मैं यहाँ देखूं तो आप कहेंगे हाँ ये एक्स ट्रेन। जो 4 हिस्से आपने बनाए हैं उस 4 हिस्सों में से ये वाला जो पार्ट है ये एक्स ट्रेन का पार्ट है, ये आपके पास वाई ट्रेन का पार्ट है, ये आपके पास एक्स टेस्ट का पार्ट है, और ये आपके पास वाई टेस्ट का पार्ट है। ये हम इन दोनों के थ्रू मॉडल बनाएंगे, इसके थ्रू तो टेस्ट करेंगे। समझ आ रहा होगा ये बात। तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग किसको कहते हैं कि आप एट्रीब्यूट भी दें और ये भी बताएं कि वो है क्या चीज़, उसका आउटपुट भी बताएं, तब ट्रेनिंग होती है ना। जैसे आप जब कहते हैं कि कैट है, ये डॉग है, पहले दिन की बात, तो कैट की शक्ल देते हैं और बोलते हैं कि ये कैट है, उसका लेबल भी देते हैं। तो हम जब डेटा देते हैं तो उसका आउटपुट बताते हैं कि इसका आउटपुट ये, तभी तो ट्रेनिंग करेगा। जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करवा दूंगा इसकी, ये ट्रेनिंग, तो ये मॉडल तैयार हो गया हमारे पास, ये मॉडल रेडी हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको, क्योंकि इसके पीछे कई थीटा की इटरेशन की है, हमने तो 3 की थी। जो फाइनल थीटा इसने निकाला है वो शो कर दूं आपको, वो भी शो कर देता हूँ, बिफोर प्रेडिक्शन। मुझे याद आ रहा है उसका मेथड कैसे शो करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस रिग्रेशन, मैं ऐसे ही अपने तौर पे ये लिख देता हूँ एस रिग्रेशन। मैं इसको दोबारा चला, एस रिग्रेशन मैंने चला दिया और मैं यहाँ लिखता हूँ एस रिग्रेशन डॉट, ठीक है, और OE कोफिशिएंट, OEF अंडरस्कोर, दो अगर चल जाए। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इसके 13 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे आई होगी, एच नॉट ऑफ एक्स, नहीं बार बार लिखता बोर हो गया होंगे सर, तो बस को लिखने की आदत है, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स प्लस थीटा 2 ऑफ x2 प्लस, समझ में आ रहा है, ये x2 ये x1 है, एंड सो ऑन, थीटा 13 ऑफ x13, ये इस तरह होगा। तो कितने थीटा होंगे, टोटल थीटा की तादाद 14 होगी। इसको छोड़ दें, ये सारे कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, और ये इंटरप्ट है, x का इंटरप्ट। तो ये मैं दोनों शो करता हूँ, याद आ रहा है कि कोड ऐसे लिखते हैं इसका। मैं इसको उधर चलाऊँ ताकि एरर आ नहीं रहा तो चल जाएगा। ये कोएफिशिएंट पूरा लिखें, कोएफिशिएंट, ये एस में मॉडल लिया, इसको कोएफिशिएंट चला दिया। 1 मिनट देना, मैं चला देता हूँ उसको, मैंने कल चलाया है इसी में। अच्छा हाँ इसी में होगा, मैं आपको शो कर देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, कल ही चलाया मैंने। देखें एक फार्मूला है इंटरसेप्ट और एक है कोईएफ है, कोईएफ। तो मैं कोईएफ चलाता हूँ, तो मैंने ये चला है, वेरिएबल का नेम ठीक है सर, वो वेरिएबल का नेम ठीक कर दें, एस। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसे गलती हुई वैसे, मैंने वैल्यू सही लिखी थी। अब चला दूँ, ये देखें ये थीटास है, लेकिन ये फाइनल सेलेक्टेड थीटा है, इसके पीछे बहुत सारे थीटा आए होंगे, लेकिन ये फाइनल 13 थीटा हैं जो आपके इक्वेशन के लिए इस्तेमाल हुए। मैं सिर्फ इसलिए शो कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी से कंपेयर भी करूँ। देखें ये थीटा 1 है, थीटा नॉट नहीं है, थीटा 1 है, थीटा नॉट अभी निकालने जा रहे हैं। ये थीटा 2 है, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, थीटा 7, थीटा 8, थीटा 9, थीटा 10, 11, 12 और 13। कितने एट्रीब्यूट हैं, 13 एट्रीब्यूट है ना, 13 थीटा आ गया आपके सामने।
इसके पीछे इटरेशन चली और फाइनल वर्जन ये आया है। और उसके बाद अगर हम इसका इंटरसेप्शन निकालें तो इंटरसेप्ट के लिए हम INT के रखिए। इंटरसेप्ट निकालें तो इंटरसेप्ट में यानी थीटा नॉट की वैल्यू, इंटरसेप्ट में थीटा नॉट की वैल्यू, तो हमें लिखना पड़ेगा SRESG डॉट दिस वन इंटरसेप्ट। देखें ये थीटा नॉट की वैल्यू, क्लियर हो रही बात है। और इस तरह से अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, इंटरेस्ट ये अगर मैं देखें एक 3 वैल्यू को याद कर लें खाली 3.25 3.54 बहुत चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं क्योंकि ये एक रैंडम सिलेक्शन है, ये कौन सी सिलेक्शन, लाइन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। लाइन नंबर 18 एक रैंडम सिलेक्शन है। ये इस वक्त जो हाइपोथेसिस बना है ये एक स्पेसिफिक x और y के लिए बना है, ये एक रैंडम सिलेक्शन है। अगर मैं इसको दोबारा चला दूं तो आपका ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि रैंडम सेलेक्ट हो रहा है तो ये वैल्यू चेंज होगी, तो हाइपोथेसिस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज। तो 3.25 माइनस में जरा चेक करते हैं, आपको मैं शो करता हूँ। ये मैंने दोबारा चलाया, यहाँ पे देखें पहला रिजल्ट 308 है 22 वाली लाइन पे, अब भी 308 नहीं होगा। अब देखिए कौन सा है 147 है, इसका मतलब डेटा चेंज हो गया। डेटा चेंज होगा तो मॉडल भी चेंज हो जाएगा। अब मॉडल थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -3.25 है। अब देखिएगा कितना आ रहा है थीटा की वैल्यू, क्योंकि डेटा चेंज हो गया तो रिग्रेशन लाइन भी चेंज हो गई, इसका वाई इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा। देखिए 27 हो गया 34 से, क्यों? क्योंकि ये डेटा ही चेंज हो गया। डेटा चेंज कैसे हुआ था? आप यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर रहे होते हैं। रैंडम को हम रोक सकते हैं कि जब भी जनरेट हो कांस्टेंट हो, उसका तरीका सीट के थ्रू करते हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले तो हम बेस लाइन तो कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही हम कहेंगे कि भाई रिजल्ट ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 11 सवाल आ गया नीचे ऐसे, हाँ चलो वो सही हो गया। पहले तो ये जवाब दो, समझ आ रहा है हमारी थ्योरी और इस कोड के दरमियान रिलेशन समझ में आ रहा है? बहुत डेविएट तो नहीं कर रहे ना हम लोग? चलो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी, अब आइए, आपको बहुत अच्छा है कोड लिखना जरूर अपने से, खुद से लिखना ताकि आपको सीखो। अभी तो बहुत कुछ नहीं लिखा मैंने। सामा को 60% आ रहा है, कोई बात नहीं, सामा सीख जाओगे 1 मिनट में। कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो मजीद आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जितना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उतना कोड को इधर उधर खेल सकोगे। अच्छा जनाब, अब आपके पास मॉडल तैयार है। मॉडल जो है वो आपने SRESG में स्टोर कर लिया है। अब हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन निकालते हैं। मैं इस वक्त देखने के लिए तो मैंने कर लिया था, अब प्रिडिक्शन कैसे निकालते हैं, यानी अब हम अपने टेस्ट डेटा में, पता नहीं बार बार ये बनाता हूँ आप बोर ना हो जाए, ये जो हमारे पास ये और ये था, इससे हमने मॉडल बना लिया। अब ये डेटा लेके हम इसका टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हम रेडी हैं। अब प्रिडिक्ट कर लेंगे हम अपने रिजल्ट को, तो प्रिडिक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लाइन नंबर 35 के बाद मैंने प्रिडिक्शन लिख ली। अब यहाँ मॉडल के बजाय मैं लिख लूँगा SR, ठीक है, SRESG, और प्रिडिक्ट इसका एक मेथड है। SRG जो मॉडल मैंने बनाया है इसका एक मेथड है प्रिडिक्ट के नाम से। अब वो टेस्ट डेटा जो हमारे पास कोई 100 टेस्ट डेटा था, मैंने दिखा भी दिया था आपको, 100 टेस्ट डेटा है, उसमें से एक एक को बारी बारी हमें नजर नहीं आएगा, हमने वो एक्स टेस्ट पास कर दिया इसमें से डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं कि वो सबको साथ सॉल्व करेगा, एक एक को सॉल्व करेगा उस इक्वेशन से जो इक्वेशन से बनी होगी इससे, और उसकी हाइपोथेसिस से प्रिडिक्टेड वैल्यू प्रिडिक्शन के अंदर रखेगा। और पाइथन की ब्यूटी ये है कि ओवरराइड नहीं करेगा, बल्कि उसको एक लिस्ट बना देगा। इसको क्या बना देगा? एक लिस्ट। तो हमारे पास कोई 100 प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 100 प्रिडिक्टिव वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जैसे ही इसको चलाएंगे, प्रिडिक्ट का मेथड इसको कॉल करेंगे, तो 100 प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे ही आपने हिट किया इसको, तो आपके पास 100 प्रिडिक्टेड वैल्यू, मैं इसको शो भी कर सकता हूँ। क्या हो गया? मैं अगर यहाँ लिखता हूँ प्रिडिक्शन, तो देखें प्रिडिक्शन की 100 की 100 वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है वो शो हो जाएंगी। ये चली नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया था, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पहले इसको चला देता हूँ। ये रन हो गया। अब मैं ये लाइन खत्म कर देता हूँ।